एपिसोड 2 की शुरुआत एक फॉरेस्ट को दिखाते हुए होती है जहाँ पे हम शिमू को देखते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करने के लिए आया था और अभी एक वाइल्ड बोर का पीछा कर रहा था जो उसकी जान बचाने के लिए शिमू से भाग रहा था। लेकिन शिमू तुरंत ही कूद कर उसके सामने आ जाता है जो अभी 11th लेवल का बॉडी टेम्परिंग रिलम का वॉरियर बन गया था और वो एक ही स्वॉर्ड अटैक में उस वाइल्ड बोर को फिनिश कर देता है। जिसके बाद वो उस वाइल्ड बोर को उसके कंधे पे उठा के किसी सेफ जगह पे जा रहा था, लेकिन तभी उसके वेस्ट पे लगा जो एक पर्ल था वो चमक उठता है जिसको देख करके वो तुरंत रुक जाता है क्योंकि उससे जब भी खतरा होता तो वो पर्ल चमकने लग जाता। तो वो बोर को साइड में रख के सामने की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे एक ओल्ड टेम्पल था। वो सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस टेम्पल में लोग रहते हैं और यहीं से मुझे खतरा हो। तो वो छिपते छिपाते उस टेम्पल के गेट के सामने आ जाता है जहाँ से वो एक दरार में से देखता है कि अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की थी, लेकिन उन्हें उनके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा था। शिमू जब उस आदमी को देखता है तो उसे लगता है कि यह आदमी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने वाला तो लगता नहीं है, शायद ये कोई राहगीर होगा। उन को कोई खतरा नहीं लगता तो वो अंदर आने लगता है, लेकिन इन मामूल से दिखने वाले लोगों ने अंदर ट्रैप्स लगा रखे थे और शिमू जैसे ही गेट को खोलता है तो एक बो एंड एरो से डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक हो जाता है और शिमू को लगता है कि इन लोगों ने उन पे अटैक किया। तो वो उस ओल्ड मैन को देखता है जो एक हिडन वेपन से तुरंत ही शिमू के ऊपर भी अटैक कर देता है। शिमू तो तुरंत उससे बच जाता है, उसे लगता है कि वो केयरलेस था और तुरंत उस ओल्ड मैन की तरफ जंप करके उसे मारने के लिए जा रहा था। अब वो उसे मार पाता उससे पहले ही उसकी जो डॉटर थी वो उसके सामने आ जाती है और शिमू उसे देख के खुद की स्पीड स्लो कर लेता है। इतनी देर में जो उसका फादर था वो भी उसे कवर कर लेता है ताकि शिमू इनको कोई हार्म न पहुंचा पाए। शिमू उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे ट्रैप्स क्यों सेट किए हैं, क्या तुम मुझे मारना चाह रहे थे? तो ये ओल्ड मैन बोलने लगता है, यंग हीरो प्लीज रुको, लड़की मेरी डॉटर है और मैं उसका फादर हूँ, हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और ये जो ट्रैप्स लगाए थे ये हमने इन जंगली जानवरों के लिए लगाए थे, हमारा तुम्हारे ऊपर अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं था और मैंने तो आप पे हमला मेरी बेटी को बचाने के लिए किया था। मुझे उम्मीद है आप हमें माफ कर दोगे यंग हीरो प्लीज। अब एक फादर की वो बात कैसे नहीं मानता, वो इस ओल्ड मैन को दोबारा से चेक करता है कि इसके अंदर तो वाकई में कोई भी मार्शल आर्ट्स की पावर नहीं है, शायद ये बंदा सही बोल रहा है, इसलिए शिमू उसको जाने देता है। शिमू उसकी सोट को रखते हुए बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब तुमने एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे रात गुजारूंगा। फिर वो उस वाइल्ड बोर को अंदर लाके पकाने लग जाता है और दूर से ये फादर डॉटर उसे बैठे देखे जा रहे थे, जिनमें से इस लड़की का नाम जोंग जियो है और वो शिमू को ऐसा खाना बनाते देख रही थी। तो शिमू भी उसे नोटिस कर लेता है, जब वो उसे देखता है तो वो उसके नजरें फेर लेती है। बस इस सीन में इतना ही एक्सप्लेन करने के लिए। तभी जो उसका फादर था जोंग मिंग वो शिमू से पूछने लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि यंग मास्टर काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अब तो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर सकती हैं, लेकिन आप यहाँ इस वीरान जंगल में क्यों रात बिताने आ गए? तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करने के लिए आया था, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई, इसलिए सोचा कि यहीं आके रात बिता लो और तुमसे मुलाकात हो गई। तो जोंगमिंग तो शिमू की तारीफ करने लगता है कि मैंने आपके मूव्स देखे वो काफी ज्यादा शानदार थे, तो मुझे लगता है कि आप शायद किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? लेकिन इधर जो तो शिमू उसके हाथ पे लगे जो हैवी बेल्ट थे उनको उतार रहा था, जो नीचे गिरते ही काफी जोर से आवाज करते हैं। तभी जोंगमिंग बोलने लगता है कि आपको देख कर लगता है कि आप शायद कोई स्पेशल ब्लड लाइन पोजेस करते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पावर अनलिश करने में मदद करती है। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले शिमू उसको बोलता है, सर ऐसा लगता है आप मजाक कर रहे हो, मैं तो बस एवरेज पर्सन से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतनी देर में उसका खाना भी बन करके लगभग तैयार हो गया था और इन दोनों बेचारों को भी काफी जोर की भूख लगी थी उस वाइल्ड बोर की खुशबू सूंघकर। उसकी डॉटर जोंगजी उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन वो हाथ उसे दिखाने लगता है कि रुको रुको, और शिमू भी उन्हें ऐसा करता देख के बोलता है कि अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो खा सकते हो, वैसे भी इतना को मैं नहीं खा सकता, तो ये वेस्ट जाएगा। तो फादर जोंगमिन तो बोलता है कि नहीं नहीं यंग मास्टर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन डॉटर तो उसके इशारे से साफ कर देती है, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगी। तो क्या था, फिर फादर को भी मानना पड़ता है और वो उसकी डॉटर को इंट्रोड्यूस करा के बोलता है कि सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपने अभी तक नहीं बताया। तो शिमू भी खुद का नाम बता देता है और फिर वो खुद की डॉटर को उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी डॉटर जोंग जियो है। तभी जो फादर जोंगमिन था वो शिमू को बोलने लगता है कि आपको देखकर लगता है कि आप भी इसी शहर में रहने वाले हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ से फैंगचैंग सिटी कितनी दूर है? तो शिमू बताता है कि वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम लोग इतनी रात को इस फॉरेस्ट से क्यों ट्रैवल कर रहे हो? तुम लोग तो कल्टिवेट भी नहीं कर सकते और यहाँ के मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक भी हैं, तुम लोग शहर में भी तो रुक सकते थे। लेकिन जो फादर था वो शिमू की इस बात को थोड़ा सा टालने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो जोंगमिन था वो शिमू के कल्टीवेशन टैलेंट की जो
बात थी वो फेंगचेंग सिटी के टैलेंटेड लोगों से करने लगता है, जिसपे शिमू बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं इतना ज्यादा भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत ही कल्टिवेशन जानता हूँ। जिसके बाद जो फादर था वो फेंगचेंग सिटी के वो फैमिली के बारे में बात करने लगता है कि उसके जो मास्टर था उसका टैलेंट भी काफी मीडियोकर था और वो सिटी में काफी रिनाउंड मास्टर है। लेकिन इस सब के बारे में तो शिमू को ज्यादा नहीं पता था, तो वो बताता है कि मैंने तो सुना है कि वो फैमिली स्कॉलर्स की फैमिली है और मैंने सुना है कि जो वो फैमिली का हेड था वो एक जेंटलमैन था जो जगह जगह ट्रेवल किया करता था। जिसके बाद जो मिंग बोलने लगता है कि वो फैमिली से याद आया कि वो फैमिली के मास्टर का बेटा वो हुआ, वो भी आपकी ही एज का है, क्या आप उन्हें जानते हैं? अब शिमू तो इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन तभी हमें इस टेम्पल के बाहर एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि काफी जोर से चिल्ला देता है और उसके चिल्लाते ही बिजलियां गरजने लगती हैं और पूरा जो टेम्पल था वो हिल जाता है, जिस वजह से जो मिस जोंगजिंग थी वो डर जाती है और शिमू उसको कहता है डरने की कोई बात नहीं है, फॉरेस्ट में ऐसी चिल्लाने की आवाजें काफी आम बात है। फिर भी जोंगमिंग काफी ज्यादा कंसर्न हो गया था, वो बोल रहा था कि ये जो वाइल्ड एनिमल है ये मुझे ऑर्डिनरी नहीं लगता, शायद हमें फिर से ट्रैप्स को सेट कर देना चाहिए। रिंग मास्टर, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब हमने हमारे स्टेप्स को मिटा दिया था, लेकिन शायद आपने ऐसा नहीं किया होगा और वो जो वाइल्ड मॉन्स्टर है वो आपके स्टेप्स का पीछा करते करते यहाँ तक आ सकता है, इसलिए हमें फिर से ट्रैप्स को लगाना होगा। लेकिन अभी तक काफी ज्यादा देर हो गई थी और वो ज़ॉम्बी इनके काफी ज्यादा करीब आ गया था और शिमू के वेस्ट पे जो पर्ल था वो भी जोर जोर से चमकने लगा था और इतनी देर में ही वो ज़ॉम्बी इनका टेम्पल का गेट था वो तोड़ के अंदर आ जाता है और उसकी ऐसे शेप देख कर शिमू बोलता है कि इसको देख के लगता है ये कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है बल्कि ये तो एक डीमोनाइज्ड ज़ॉम्बी है। शिमू भी तुरंत उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उधर फादर भी उसकी डॉटर को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन इधर जो ज़ॉम्बी था वो इनके ऊपर अटैक कर देता है तो शिमू उसके साथ फाइट करने के लिए उसकी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो काफी स्टाइल से एक स्लैश अटैक करता है और ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बी मारा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस ज़ॉम्बी को एक स्क्रैच तक नहीं आती और वो फिर मुड़ करके शिमू के अभी पीछे पड़ गया था। वो भी शिमू के ऊपर कूदता है तो एक ही अटैक में शिमू भी पीछे हो जाता है और शिमू फिर साइड में आके उस ज़ॉम्बी के हेड पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मौके का फायदा उठाकर जो फादर डॉटर थे वे साइड से होते हुए यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन लोगों को देख लेता है और तुरंत इनके पीछे पड़ गया था। शिमू तुरंत उन लोगों की जान बचाने के लिए बीच में रखे एक ट्राइपॉड को लात मार देता है जो सीधा उस ज़ॉम्बी के आग के लगता है, लेकिन अभी भी उसने उनका पीछा करना छोड़ा नहीं था और वो जोर से एक धार लगाता है जिससे इन फादर डॉटर के जो कान थे वे फट पड़ते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आया था, इतनी देर में ज़ॉम्बी अगले पल उनके सामने था। जोमिंग जोंगजू को तुरंत लेकर के एक पिलर के पीछे आ जाता, लेकिन ज़ॉम्बी एक अटैक करता है उस पिलर को ही फाड़ देता है। इतनी देर में शिमू दूसरे साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगा था क्योंकि उसका हाथ उस पिलर में फंस गया था, बट शिमू के उस पर अटैक करते ही वो अलग हो जाता है और फिर शिमू को टारगेट करने लगा था। शिमू के पेट में वो जोरदार पंच मार देता है जिससे वो भी काफी ज्यादा भी इंजर हो चुका है, जिस वजह से जोंगजू थी वो काफी ज्यादा कंसर्न हो जाती है और वो चिल्ला देती है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी शिमू की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो उसके और करीब जा पाता है। इससे पहले शिमू उसकी स्वॉर्ड लेकर के उसके ऊपर फिर से एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन जो ज़ॉम्बी था वो उसकी कलाई से स्वॉर्ड को रोक लेता है और जैसे ही अटैक करता है तो शिमू की स्वॉर्ड भी उससे अलग हो जाती है और फिर वो उसे पकड़ लेता है। तभी पीछे से जो जोंगमिंग था वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे तुरंत शिमू तो आजाद हो जाता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी अभी जोंगमिंग के पीछे पड़ गया था। इस वजह से शिमू को मौका मिल जाता है और वो तुरंत उसकी स्वॉर्ड लेकर के पीछे से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करके उसके हाथ पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हो रहा था बल्कि ज़ॉम्बी के अटैक शिमू के ऊपर और भी ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगमिंग भी उसके सीक्रेट वेपन को लोड कर रहा था और ऐसा करते ही वो इस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है तो चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी को अभी भी कुछ नहीं हो रहा था बल्कि ज़ॉम्बी ही इस जोंगमिंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। अब उसे बचाने के लिए उसकी डॉटर उसके पास जा रही थी और दूसरी तरफ से शिमू भी उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर रहा था। वो उसकी पूरी जान लगा करके कई सारे स्लैश अटैक्स उस ज़ॉम्बी पे करता है, जिनके हमले के बाद ज़ॉम्बी वहीं खड़ा खड़ा जमीन पे गिर जाता है और जोंगजू उसके फादर को संभालने लगती है। शिमू बोल रहा था कि ये जगह भी सेफ नहीं है इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और ये लोग जैसे यहाँ से निकलने के लिए जाते हैं वो ज़ॉम्बी इस फादर को पकड़ लेता है और उसके पेट में सीधा उसका हाथ घोंप दिया था। शिमू ये देख करके तुरंत इस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है। उसने उसके काफी सारे क्लोन्स बना लिए थे और वो उन सारों से एक साथ जैसे ज़ॉम्बी पे हमला करता है तो वो इस बार सचमुच में उसका गला ही उससे अलग कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मास्टर
जोंग मिंग था वो उसकी आंखों से सांसें गिन रहा था और उसकी डॉटर काफी जोर जोर से रो रही थी और उसका फादर बोल रहा था लिटिल जिन मैं और अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। शिमू बोल रहा था सीनियर आप यहीं रुकिए, मैं किसी डॉक्टर को लेने जाता हूँ, लेकिन जोंग मिंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। फिर जोंग मिंग उसके डॉक्टर को बोलने लगता है नादान लड़की रोना बंद करो, मुझे तो अब तुम्हारे फ्यूचर की चिंता हो रही है। मेरे मरने के बाद वो फैमिली उनके प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगी और तुम्हें मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद वो फैमिली तुम्हारी शादी का प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी और वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करेंगे। तभी वो शिमो की तरफ देख के बोलता है क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो? तो शिमो भी बोलता है हाँ कहिए। जिस पे जोंग मिंग एक बॉक्स निकाल लेता है जो कि उनकी फैमिली का सबसे ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर था, जिसके अंदर उनकी फैमिली का सबसे प्रीसियस ट्रेजर था। वो बोल रहा था कि मेरे मरने के बाद जब मेरी बेटी की शादी हो तो इसे एज ए डोरी गिफ्ट उसके हस्बैंड को दे देना। अब उस ट्रेजर को हाथ में लेने के बाद शिमू बोल रहा था लेकिन आप इसे मुझे क्यों दे रहे हो, आपको तो इस आपकी डॉटर को देना चाहिए। जिस पे जोंग मिंग बोल रहा था क्यों, क्या तुम मेरी डॉटर का ख्याल नहीं रख सकते, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? जिस पे शिमू बोलता है नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, फिर भी मैं इस ट्रेजर को कैसे ले सकता हूँ। जिस पे जोंग मिंग बोलता है तुम्हारे जवाब को मैं हाँ समझता हूँ, मेरी डॉटर का ख्याल रखना, और इसके साथ उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सुबह होते ही हमें दिखाया जाता है कि शिमू ने जोंग जो के फादर के लिए एक ग्रेव बना दी थी और उसे वहां दफन कर दिया था। जोंग जिंग जो अभी तक काफी ज्यादा सैड थी, शिमू उसे खड़ा करके बोल रहा था मैं तो एक आउटसाइडर हूँ इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी, वो मुझे अच्छा लड़का समझते हैं इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस ट्रेजर को आप अपने पास रखें। लेकिन जोंग जू तो उस ट्रेजर को लेने से मना कर देती है और वो बोलते है कि मेरे फादर ने इसे तुम्हें दिया है, या उनकी डेथ के बाद तुम उनकी एक विश भी पूरी नहीं कर सकते, मैं इससे तुम्हें कैसे ले सकती हूँ? तो शिमू तो बोलता है ऐसी बात नहीं है, हम तो बस चांस से मिले हैं, मेरे पास रखने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन अभी भी जोंग जिन उसे लेने से मना कर देती है। तो शिमू बोल रहा था ठीक है फिलहाल के लिए मैं इसे रखूंगा और जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन मैं इसे तुम्हारे हस्बैंड को गिफ्ट कर दूंगा। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत माहौल हो जाता है और फिर शिमू जोंग जिन से पूछ रहा था कि अब तुम्हारे आगे के क्या प्लान है, तो वो बताती है कि मेरी सगाई ऑलरेडी वू फैमिली के 10th मास्टर से हो गई है, इसीलिए मैं वू फैमिली में जाना चाहती हूँ ताकि अपने फादर की विश पूरी कर सकूं। तो शिमू बोलता है ठीक है ये जगह वैसे भी सेफ नहीं है तो मैं तुम्हें वू फैमिली तक छोड़ आता हूँ। तो वो फिर उसे सिटी में ले वू फैमिली के पास ले आता है, जहाँ उनके आते ही वू फैमिली का मास्टर वू तोंग उनके लिए दरवाजा खोलता है। वो तो जोंगजिन को पहले से ही जानता था, वो बोल रहा था कि जोंगजिन तुम तो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, हमें तो मिलने बहुत अरसा हो गया, लेकिन तुम अकेले क्यों आई हो, तुम्हारा फादर कहाँ पे है? तो जोंगजिन बोलने लगती है कि मेरे फादर मुझे यहाँ पे लेके आ रहे थे लेकिन रास्ते में हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया इसलिए उनकी डेथ हो गई, अगर यंग मास्टर शी मेरी जान नहीं बताते तो शायद मैं भी वहीं मारी जाती। तो वो तोंग तो उसके फादर के लिए थोड़ा सैड हो जाता है कि हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन वो ऐसे ही चल बसेंगे। फिर वो शिमू से बात करता है कि क्या आप जिन फैमिली के 7th डॉटर के यंग मास्टर हैं? तो शिमू भी जवाब दे के बोलता है कि हाँ वो फैमिली के हेड आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिलहाल के लिए मैं मिस जोंगजू को आपकी फैमिली तक छोड़ने के लिए आया हूँ, मेरा काम हो गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो मिस जोंग को भी बोलता है कि मुझे अब चलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और इनके जाने के बाद हम देखते हैं वो तोंग को, जिसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं, शायद कुछ गड़बड़ है दया। और दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।